तो दोस्तों डिज़नी की लूका नाम की एक बेहतरीन मूवी 2021 में देखने को मिली थी। तो इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएगी, साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है उसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। लुका 2021 की अमेरिकी एनिमेटेड फंतासी फिल्म है जिसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन एनरिको कैसारोसा ने अपने फीचर निर्देशन में किया था, जिसका निर्माण एंड्रिया वॉरेन ने किया था, और कैसरोसा, एंड्रयूज और साइमन स्टीफेंसन की कहानी पर जेसी एंड्रयूज और माइक जोन्स ने लिखा था। इसमें जैकब ट्रेम्बले, जैक डायलन ग्रेजर, एम्मा बर्मन, सेवेरियो रायमोंडो, मार्को बेरिकेली, माया रूडोल्फ, जिम गैफिगन, पीटर सोहन, लोरेंजो क्रिसी, मरीना मैसिरोनी और सैंडी मार्टिन की आवाजें सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की पृष्ठभूमि 1959 में इटालियन रिवेरा पर आधारित है तथा इसकी कहानी लुका पेगुरो ट्रेम्बले पर केंद्रित है, जो एक युवा समुद्री राक्षस लड़का है जो जमीन पर रहते हुए मानव रूप धारण करने की क्षमता रखता है, जो अपने नए सबसे अच्छे दोस्तों अल्बर्टो स्कोरफानो, ग्रेजर और ग्यूलिया मार्कोवाल्डो, बर्मन के साथ पोर्टोरोसो शहर का पता लगाता है तथा जीवन बदल देने वाली गर्मियों की रोमांचक यात्रा का अनुभव करता है। लुका को इटली के जेनोआ में बिताए कैसरोसा के बचपन से प्रेरणा मिलती है। कई पिक्सर कलाकारों को इतालवी रिवेरा में इतालवी संस्कृति और पर्यावरण से शोध एकत्र करने के लिए भेजा गया था ताकि प्राथमिक सेटिंग पोर्टोरोसो बनाई जा सके। समुद्री राक्षस अलग महसूस करने का रूपक पुराने इतालवी क्षेत्रीय मिथकों और लोककथाओं पर आधारित थे। 3-4 लघु फिल्म ला लूना 2011 की तरह डिजाइन और एनिमेशन हाथ से तैयार और स्टॉप मोशन कार्यों और हयाओ मियाजाकी की शैली से प्रेरित थे। कैसरोसा ने परिणाम को एक ऐसी फिल्म के रूप में वर्णित किया जो फेडरिको फेलिनी और अन्य क्लासिक इतालवी फिल्म निर्माताओं को श्रद्धांजलि देती है, जिसमें मियाजाकी का भी मिश्रण है। 5 लुका पर विकास 5 साल तक चला। लुका का प्रीमियर 13 जून 2021 को जेनोआ के एक्वेरियम में हुआ। 6 और इसे चल रहे कोविड-19 महामारी के जवाब में 18 जून 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डिज्नी प्लस पर डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया। इसे स्ट्रीमिंग सेवा के बिना देशों के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 18 से 24 जून 2021 तक हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में एक साथ एक सप्ताह का नाट्य प्रदर्शन दिया गया। 7 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 8 फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह 2021 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्ट्रीमिंग फिल्म थी, जिसे 10.6 बिलियन मिनट से अधिक देखा गया। 9-10 इसे 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 94वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। एक लघु फिल्म सियाओ अल्बर्टो 12 नवंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज की गई थी। 11 कथानक 1959 की गर्मियों में 12 डरपोक समुद्री राक्षस बच्चा लुका पेगुरो इतालवी शहर पोर्टोरोसो के तट पर गोटफिश चराता है। एक दिन लुका की मुलाकात अल्बर्टो स्कोरफानो से होती है, जो एक परित्यक्त लाइटहाउस में अकेला रहने वाला एक साथी समुद्री राक्षस बच्चा है। अल्बर्टो दर्शाता है कि कैसे समुद्री राक्षस इंसानों में बदल सकते हैं जब तक वे सूखे रहते हैं। लुका अपने माता-पिता के आदेश के खिलाफ अल्बर्टो से मिलने के लिए चुपके से बाहर निकलना शुरू कर देता है। उसे डर है कि कहीं इंसान उसका शिकार न कर ले। लड़के जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। वे एक वेस्पा खरीदना चाहते हैं और दुनिया भर में यात्रा करना चाहते हैं। लुका की हरकतों का पता चलने पर उसके माता-पिता उसे उसके चाचा उगो के साथ गहरे समुद्र में रहने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। प्रतिशोध में लुका घर से भाग जाता है और अल्बर्टो के साथ पोर्टोरोसो में छिप जाता है। लड़के एरकोल विस्कोंटी से भिड़ जाते हैं, जो स्थानीय बदमाश है और पोर्टोरोसो कप का 5 बार का चैंपियन है, जो तैराकी, पास्ता खाने और बाइक चलाने का एक ट्रायथलॉन है।
जब एरकोल लुका को फव्वारे में भिगोने की कोशिश करता है तो एक छोटी लड़की ग्यूलिया मार्कोवाल्डो उसे रोक देती है। वेस्पा के लिए आवश्यक धन जीतने की उम्मीद में लड़के ट्रायथलॉन के लिए ग्यूलिया के साथ मिलकर काम करते हैं। ग्यूलिया उन्हें अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती है और अपने मछुआरे पिता मासिमो से मिलवाती है, जो समुद्री राक्षसों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता है। इस बीच लुका के माता पिता अपने बेटे को खोजने के लिए शहर में घुसपैठ करते हैं। ग्यूलिया और लुका अपने सीखने के प्यार के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे अल्बर्टो नाराज हो जाता है। जब लुका स्कूल जाने में दिलचस्पी दिखाता है तो अल्बर्टो जानबूझकर ग्यूलिया को अपना खुद का समुद्री राक्षस रूप दिखाता है ताकि उसे रोका जा सके। खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं, लुका परिवर्तन से सदमे का नाटक करता है और धोखा खाने वाला अल्बर्टो भाग जाता है क्योंकि एरकोले का गिरोह उसका शिकार करने आता है। दिल टूटकर अल्बर्टो अपने ठिकाने में सब कुछ नष्ट कर देता है। कुछ ही समय बाद ग्यूलिया को पता चलता है कि लुका भी एक समुद्री राक्षस है और उसे उसकी सुरक्षा के लिए दूर भेज देती है। लुका अल्बर्टो के साथ सुलह करने के प्रयास में उसके छिपने की जगह पर जाता है और उसे पता चलता है कि अल्बर्टो को उसके पिता ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हालांकि अल्बर्टो ट्रायथलॉन में भाग लेने से मना कर देता है, लेकिन लुका अपनी दोस्ती को फिर से बनाने के लिए वेस्पा जीतने का वादा करता है। ट्रायथलॉन की शुरुआत लुका और ग्यूलिया के अलग-अलग प्रतिस्पर्धा से होती है। लुका डाइविंग सूट में तैराकी की दौड़ और पास्ता खाने की प्रतियोगिता को खुद को प्रकट किए बिना सफलतापूर्वक पूरा करता है, लेकिन बाइक रेस के दौरान बारिश शुरू हो जाती है। अल्बर्टो लुका को छाता देने के लिए आता है, लेकिन एरकोले उसे गिरा देता है, जिससे अल्बर्टो का समुद्री राक्षस रूप सामने आ जाता है और दर्शक चौंक जाते हैं। लुका अल्बर्टो को बचाता है, उसका अपना असली रूप प्रकट करता है और दोनों समुद्र तक पहुंचने के लिए साइकिल चलाते हैं। ग्यूलिया जानबूझकर एरकोले की बाइक से टकराती है ताकि वह लुका और अल्बर्टो को हार्पून से न मार सके, जो अनजाने में फिनिश लाइन पार कर जाते हैं और ग्यूलिया की मदद करने के लिए वापस मुड़ जाते हैं। जब एरकोले और शहर के दूसरे लोग लड़कों का सामना करते हैं, तो मासिमो उनके लिए खड़ा होता है और जोर देकर कहता है कि वे जीत गए हैं। लुका अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और मनुष्य समुद्री राक्षसों को स्वीकार कर लेते हैं, सिवाय एरकोले के, जिसे उसके बहुत दुर्व्यवहार किए गए गुर्गों द्वारा एक फव्वारे में फेंक दिया जाता है। कैसरोसा ने पात्रों के परिवर्तन दृश्यों को कई पुनरावृत्तियों के कारण एक बड़ा प्रयास बताया। उन्होंने यह भी कहा कि एक और बड़ा प्रयास एक अलग रूप खोजना था। तो आप मोटे तौर पर उन्हीं उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और आप पूरी तरह से नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ गर्मजोशी, कुछ बनावट, कुछ अपूर्णता लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर स्वाभाविक रूप से थोड़ा यथार्थवादी और परिपूर्ण होना चाहता है। इसलिए मेरे लिए यह ऐसा था, क्यों न हम अपनी तस्वीरों में कुछ चित्रकारी वाइब्स लाए। हम बनावट कैसे लाए ताकि यह थोड़ा और अपूर्ण हो। और वाटर कलर पेपर। मुझे चित्र बनाना पसंद है और मुझे कलाकार के हाथ को देखना और थोड़ा अभिव्यंजक होना पसंद है दुनिया में, क्योंकि हम लोगों को इस शानदार ढंग से संवर्धित और शैलीबद्ध तरीके से इटली देखना भी चाहते थे, लेकिन प्रदर्शनों और पात्रों में भी उन्हें थोड़ा हस्तनिर्मित महसूस कराना चाहते थे। 31 एनिमेशन सुपरवाइजर माइक वेंचुरिनी ने कहा, एक निर्देशक और एक कलाकार के रूप में एनरिको अपनी युवावस्था में मियाजाकी की फिल्म लाइब्रेरी से काफी प्रेरित थे, जिसकी शुरुआत उनके पहले प्रोजेक्ट में से एक फ्यूचर बॉय कॉनन से हुई थी। यह एनरिको की बचपन की पसंदीदा चीजों में से एक थी, इसलिए शुरू में हमने उस शो के बहुत सारे एपिसोड देखे और वे एक मल्टीलिम्ब स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह लड़कों की बहुत बड़ी शारीरिक बनावट के साथ मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं। उन्हें यह वाकई पसंद आया और उन्हें उम्मीद थी कि हम किसी तरह से इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिर हमने अपने ब्रह्मांड को मियाजाकी की बाकी फिल्म लाइब्रेरी में विस्तारित किया,
जिससे शो के बहुत से एनिमेटर पहले से ही परिचित थे। इसलिए एक बड़े फीचर फिल्म पैमाने पर हम देख रहे थे कि मियाजाकी की कुछ विशेषताएं क्या थीं। यही बात हमें चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित करती है। मियाजाकी के कामों के अलावा कैसारोसा ने कहा कि आर्डमैन और एंडरसन की स्टॉप मोशन फिल्मों ने भी उनकी कलात्मक संवेदनाओं को प्रभावित किया। इसमें से कुछ मेरे चित्रों में उस रेखाचित्र और अभिव्यंजक शैली में समाप्त होता है। हम इसे फिल्म में लाना चाहते थे क्योंकि ऐसा लगा कि यह एक बच्चे की दुनिया है। यह एक चंचल दुनिया है और उस दिशा में जाना कहानी के लिए सही लगा। मुझे 3D का विसर्जन पसंद है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यह ठंड की ओर जा सकता है। इसलिए मैं अपूर्णता की गर्माहट लाना चाहता था। यही कारण है कि कुछ मूर्खतापूर्ण चित्र हमें हंसाते थे जब हमने उन्हें बोर्डिंग करना शुरू किया और फिर उन्हें स्क्रीन पर रखा। 35 कैसरोसा और टीम ने नई एनिमेशन अवधारणाओं का परीक्षण करना शुरू किया, जिससे कि आमतौर पर बड़ी मात्रा में विवरण को हटाकर पात्रों में चंचल मूर्खता लाने की उम्मीद की जा सके। तत्काल ध्यान के क्षेत्रों में अधिक 2D पोज शैली, कोणीय कोनों के बजाय गोल के साथ चौड़े मुंह और बहुअंग गति का उपयोग किया गया था, जो चरित्र की गति को एक मूर्खतापूर्ण एहसास देता था। बहुअंग गति का उल्लेख करते हुए कैसरोसा ने कहा, यह कुछ मायनों में एक पुराने जमाने की कार्टून तकनीक है। यह चित्रों से निकला है, किसी व्यक्ति के बहुत तेज दौड़ने का सार। हम फिल्म के उन क्षेत्रों में बहुअंग तकनीक का उपयोग करना चाहते थे जहां पात्र अत्यधिक शारीरिक क्रिया कर रहे थे, जहां यह उस क्षण की मूर्खता के व्यक्तित्व को बहाएगा। इसका उपयोग करने के लिए केवल कुछ ही मौके थे, काश और भी होते, लेकिन जब हम इसका उपयोग कर सकते थे तो यह बहुत मजेदार था। 35 लिखना। पुराने इतालवी मिथकों और क्षेत्रीय लोककथाओं पर आधारित समुद्री राक्षसों को कैसरोसा ने अलग महसूस करने के रूपक के रूप में परिभाषित किया था। 3 यह समझाते हुए हम भी थोड़े बाहरी थे, इसलिए यह विचार व्यक्त करने के लिए समुद्री राक्षसों का उपयोग करना सही लगा कि हम बच्चों के रूप में थोड़ा अलग और कूल महसूस करते थे। कैसरोसा ने कहा, मुझे हमेशा नक्शे पर पुराने समुद्री राक्षस वास्तव में आकर्षक लगते थे। समुद्र का रहस्य उन अजीब जीवों में दर्शाया गया था जिन्हें हम चित्रित करते थे, और उस क्षेत्र में बहुत सारे अद्भुत मिथक हैं। 18 निर्माता एंड्रिया वारेन ने विस्तार से बताया, हमें हमेशा यह विचार पसंद आया कि समुद्री राक्षस होने का रूपक कई अलग अलग चीजों पर लागू हो सकता है। इसमें खुलेपन, खुद को दिखाने और आत्मस्वीकृति के साथ साथ सामुदायिक स्वीकृति का विषय है। इस विचार का सामना करना कि समुद्री राक्षसों में उनकी समझ से कहीं ज्यादा है। आप जानते हैं कि उन्होंने इसे केवल एक नजरिए, एक लेंस से देखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह फिल्म में एक अद्भुत विषय है, जो यह है कि वे विचार सही नहीं थे और सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। कैसरोसा ने सहमति जताई, हमें उम्मीद है कि समुद्री राक्षस अलग महसूस करने के सभी तरीकों के लिए एक रूपक हो सकता है, जैसे कि किशोर या यहाँ तक कि पूर्व किशोर होना, कोई भी क्षण जहां आप अजीब महसूस करते हैं। यह उस बारे में बात करने और खुद को सबसे पहले स्वीकार करने का एक शानदार तरीका लगा, चाहे हम किसी भी तरह से अलग महसूस करें। 39 कुछ लोगों ने लुका और अल्बर्टो को अपनी असली समुद्री राक्षस पहचान को LGBTQ+ समुदाय के लोगों के लिए एक रूपक के रूप में छिपाते हुए देखा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्वीकार किए जाने के लिए उन्हें अपने असली रूप को छिपाने की जरूरत है। 47 कैसारोसा ने कहा कि यह अनजाने में हुआ था और फिल्म के लिए उनका मूल दृष्टिकोण रोमांस से पहले एक बच्चे के जीवन में समय का पता लगाना था। 48 जबकि उन्होंने कहा, लेकिन यह एक तरह का प्यार है ना? इसमें बहुत सारे गले लगना है और यह शारीरिक है, और एक सीधे आदमी के रूप में मेरा अनुभव निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। 49 उन्होंने फिल्म की रिलीज के बाद व्याख्या का स्वागत किया है, यह भी कहा, जबकि मैं सर्वनामों से पहचान करता हूं वह, उसे और मैं एक सीधा आदमी हूं। हमारी फिल्म में विविधता, स्वीकृति
और समावेश के विषय मेरे दिल के करीब है। 50 कैसरोसा ने कहा है कि कुछ लोगों ने कहानी को शरणार्थियों और अप्रवासियों के लिए एक रूपक के रूप में भी व्याख्यायित किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अनजाने में भी था, लेकिन वे सभी व्याख्याओं का स्वागत करते हैं। हम फिल्म बनाते समय जानते थे कि यह अपनी खुद की पहचान को अपनाने और उसे सामने लाने की एक अद्भुत यात्रा थी, चाहे वह पहचान कुछ भी हो। मुझे लगा कि हर कोई इसमें अपनी पहचान लेकर आएगा। 51 कैसरोसा ने बाद में कहा कि फिल्म का उद्देश्य नस्ल के लिए एक रूपक प्रस्तुत करना था, और जबकि रोमांस पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, इसका उद्देश्य कभी भी कहानी का केंद्र बिंदु नहीं बनना था। कुछ लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मैं हाँ या ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी भी अंतर के लिए खुले रहने के बारे में एक फिल्म है। 49 संगीत। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म का मूल उद्देश्य दोस्ती का उत्सव है। बचपन की दोस्ती अक्सर यह तय करती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और ये वो बंधन है जो लुका में हमारी कहानी के केंद्र में है। इसलिए इतालवी समुद्र तट की सुंदरता और आकर्षण के अलावा हमारी फिल्म में एक अविस्मरणीय ग्रीष्मकालीन साहसिक कार्य दिखाया जाएगा जो लुका को मौलिक रूप से बदल देगा। 33 कासरोसा के अनुसार इसका परिणाम एक ऐसी फिल्म है जो फेडेरिको फेलिनी और अन्य क्लासिक इतालवी फिल्म निर्माताओं को श्रद्धांजलि देती है, जिसमें मियाजाकी का भी मिश्रण है। 5 फेलिनी और मियाजाकी के कामों के अलावा ला टेरा ट्रेमा 1948, स्ट्रोम्बोली 1950 और स्टैंड बाय मी 1986 फिल्मों को भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया। 34 और आर्डमैन एनिमेशन और वेस एंडरसन की स्टॉप मोशन फिल्मों ने कासरोसा की कलात्मक संवेदनाओं को प्रभावित किया। 35 फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट के दौरान कैसारोसा ने कहा कि उस समय पिक्सर के मुख्य रचनात्मक अधिकारी जॉन लैसेटर ने फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जोर दिया, जिसमें एक चरमोत्कर्ष शामिल था जहां पोर्टोरोसो शहर को एक विशाल क्रैकन द्वारा धमकी दी गई थी। कैसारोसा ने कहा कि लैसेटर के पास महान सहज ज्ञान था, लेकिन यह थोड़ा अधिक हठधर्मी था। 2018 में लैसेटर के पिक्सर से चले जाने के बाद कैसारोसा को छोटी अंतरंग फिल्म बनाने की अनुमति दी गई, और लैसेटर के प्रतिस्थापन और फिल्म के कार्यकारी निर्माता पीट डॉक्टर द्वारा एनिमेशन के साथ प्रयोग करने के साथ साथ उसे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 36 डॉक्टर की देखरेख के कारण फिल्म के लिए अधिक व्यक्तिगत कहानियों का उपयोग करने के दृष्टिकोण ने स्टूडियो को कहानी और फिल्म निर्माण दोनों के साथ दिशा बदल दी। 37 फिल्म की तैयारी के लिए पिक्सर ने फिल्म के कई कलाकारों को एक शोध यात्रा के लिए इतालवी रिवेरा भेजा, जिसके दौरान उन्होंने क्षेत्र के परिदृश्य और लोगों की तस्वीरें लीं। 38 फिल्म 50 और 60 के दशक में निहित है, जिसे कासारोसा ने स्वर्ण युग जो कालातीत लगता है के रूप में वर्णित किया है। उस अवधि से प्रेरित संगीत और डिजाइन गर्मियों की इस कालातीतता को थोड़ा सा पकड़ने के लिए। 31 फिल्म में दिखाए गए समुद्री राक्षसों को इतालवी मिथकों और क्षेत्रीय लोककथाओं से लिया गया था। 18 जिसमें टेलारो ऑक्टोपस और स्थानीय समुद्री ड्रैगन के बारे में छोटी किंवदंतियां, जीव जो या तो मदद करने आते हैं या मुसीबत में पड़ जाते हैं, शामिल है। 39 3 कैसरोसा ने कहा, मुझे हमेशा नक्शे पर पुराने समुद्री राक्षस वास्तव में आकर्षक लगते थे। समुद्र का रहस्य उन अजीब जीवों में दर्शाया गया था जिन्हें हम चित्रित करते थे, और उस क्षेत्र में बहुत सारे अद्भुत मिथक हैं। 18 प्रोडक्शन डिजाइनर डेनिएला स्ट्रिजलेवा ने कहा, हम वास्तव में पुराने समुद्री मानचित्रों से प्रेरित थे। कुछ डिजाइन विवरण जो अंतिम फिल्म तक ले गए, वे समुद्री राक्षसों के पंखों के आकार, उनके तराजू कितने सजावटी है, और उनकी पूंछ के घुमाव जैसी चीजें हैं। 40 कैसरोसा ने यह भी कहा कि समुद्री राक्षस अलग महसूस करने का रूपक है। 3 डिज्नी ने पोर्टोरोसो और इसोला डेल मारे समुद्री द्वीप नामों के कॉपीराइट रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया। उद्धरण वांछित अंतिम फिल्म में लुका का उपनाम पगुरो इतालवी में हर्मिट केकरा है,
जबकि पोर्टोरोसो उस गांव का नाम है जिसमें फिल्म की पृष्ठभूमि है। एनिमेशन और डिजाइन। पिक्सर के कलाकारों ने फिल्म की सेटिंग तैयार करने के लिए इतालवी रिवेरा की शोध यात्राएं की। चित्र में वर्नाजा। फिल्म पोर्टोरोसो की सेटिंग बनाने के लिए स्टूडियो ने फिल्म के कई कलाकारों को एक शोध यात्रा के लिए इतालवी रिवेरा भेजा, जिसमें सिंक टेरे भी शामिल था, जिसके दौरान उन्होंने क्षेत्र के परिदृश्य और लोगों की तस्वीरें लीं। शोध यात्रा के दौरान फिल्म की कला निर्देशक डीना मार्सिग्लिसे ने देखा कि उन्हें उत्सुक दर्शकों द्वारा देखा गया था और उन्होंने इसे चरित्र डिजाइनों में शामिल करने का फैसला किया। इसोला डेल मारे इतालवी द्वीप टिनो से प्रेरित है। 41। प्रोडक्शन डिजाइनर डेनिएला स्ट्रिजलेवा के अनुसार लुका को डिजाइन करने में 1 साल लग गया क्योंकि वे उसे जानना चाहते थे। एनरिको हमेशा चाहते थे कि लुका थोड़ा अंतर्मुखी और जिज्ञासु हो, लेकिन हमें यह समझने में थोड़ा अधिक समय लगा कि लुका एक सपने देखने वाला व्यक्ति है। उसके पास एक मजबूत कल्पना और वास्तव में विकसित आंतरिक जीवन है। तभी मेरे लिए चरित्र जीवंत हो गया। 16। चरित्र के लिए डिजाइन प्रक्रिया में सहायता के लिए समुद्री राक्षस लुका की मिट्टी की मूर्ति गढ़ी गई थी। 38। 30 जुलाई 2020 को जोन्स ने घोषणा की कि वह एंड्रयूज के साथ पटकथा का सहलेखन करेंगे और उन्हें इस पर गर्व है। 42। यह एंड्रयूज को शामिल करने वाली पहली पिक्सर फिल्म है, जबकि जोन्स ने पहले सोल 2020 का सहलेखन किया था और उन्हें स्टूडियो में एक वरिष्ठ कहानी और रचनात्मक कलाकार के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। 43। जोन्स ने कहा, लेखन साझेदारी के लिए मजबूर होना आसान बात नहीं है। जेसी और मेरे बीच इस बात पर बहुत बढ़िया बैठक हुई कि हम इस फिल्म के जरिए क्या कहना चाहते हैं। जेसी मुझसे 2 साल पहले से इस पर काम कर रहा था। उसने वाकई बहुत समय लगाया था। यह इन 2 लड़कों के जीवन की सबसे बेहतरीन गर्मियों के बारे में है और उन दोनों लड़कों के साथ जेसी की आवाज बहुत ही शानदार और मजेदार और खास और भावनात्मक थी। मुझे कई तरह से लगा कि मैं कहानी की नींव को थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश करके जेसी की मदद कर रहा हूं। 44। रलाई। जैक डायलन ग्रेजर ने अल्बर्टो स्कोरफानो को आवाज दी है। 25 फरवरी 2021 को टीजर ट्रेलर और पोस्टर रिलीज के साथ ट्रेम्बले, ग्रेजर, बर्मन, रूडोल्फ, बैरिकेली, रायमोंडो, इट और गैफिगन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। 18। आधिकारिक ट्रेलर और पोस्टर जारी होने के बाद 28 अप्रैल को मार्टिन और जियानियोटी की घोषणा की गई। 24। ट्रेम्बले ने शीर्षक चरित्र को आवाज दी। कैसारोसा ने कहा कि उनके साथ काम करना बहुत खुशी की बात थी और मुझे पसंद है कि वह स्वाभाविक रूप से कितने ईमानदार और मासूम है और वह चंचल है और वह चीजों को आजमाने से डरते नहीं है, इसलिए उनके साथ सुधार करना बहुत मजेदार था। वह वास्तव में उन कुछ अभिनेताओं में से एक है जिनके साथ हमें महामारी से पहले काम करने का समय मिला था, इसलिए यह बहुत मजेदार था। 31। ट्रेम्बले के अनुसार लुका वास्तव में दुनिया की खोज करना चाहता है और मैं वास्तव में उससे संबंधित हो सकता हूं, खासकर अब। मैं वास्तव में वहां वापस जाना चाहता हूं और बस लुका की तरह विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखना चाहता हूं। वह वास्तव में इटली के इस शहर में जाना चाहता है और उनकी संस्कृति के बारे में सीखना चाहता है और इसका हिस्सा बनना चाहता है। 45। कैसरोसा ने कहा कि अल्बर्टो की आवाज देने वाले ग्रेजर ने किरदार में एक स्वाभाविक आत्मविश्वास और भेद्यता लाई है, जो एक स्वतंत्र आत्मा वाला किशोर समुद्री राक्षस है जिसमें मानव दुनिया के लिए बेलगाम उत्साह है। ग्यूलिया, एक बाहरी बेमेल लड़की, को नवागंतुक बर्मन ने आवाज दी है। डेनीला और लोरेंजो की भूमिका निभाने वाले रूडोल्फ और गैफिगन को सुधार करने का मौका मिला। कैसरोसा ने भूमिकाओं में उनके द्वारा लाई गई गहराई और गर्मजोशी को उजागर किया। वह एक सख्त माँ है। वह एक मुश्किल और बहुत नियंत्रित माँ है, लेकिन उसके पास एक और गर्मजोशी है जो इसे संतुलित करती है। 45।
लुका के सहायक कलाकारों में वास्तविक इतालवी अभिनेता शामिल है। रायमोंडो ने एरकोले को आवाज दी है। बैरिकेली, जिसकी तेज आवाज है, मासिमो को आवाज देता है। 1845 जियानियोटी ने जियाकोमो को आवाज दी है। 24 लोरेंजो क्रिसी ने गुइडो को आवाज दी। मासिरोनी ने श्रीमती मार्सिग्लिसे को आवाज दी। 23 गीनो ला मोनिका ने टोमेसो को आवाज दी और फ्रांसिस्का फेंटी एक पुलिस वाले की आवाज निकालती है। रायमोंडो को कैसारोसा ने उनके नेटफ्लिक्स स्टैंड अप कॉमेडी शो सेवेरियो रायमोंडो इल सैटिरो पार्लांटे को देखने के बाद चुना था। रायमोंडो ने एरकोले की तुलना लघु कहानी द थैंक्सगिविंग विजिटर के चरित्र ऑड हेंडरसन से की और उसे आवाज देते समय वह फैंटोजी फिल्म श्रृंखला से लुसियानो कैल्बोनी के रूप में ग्यूसेप अनाट्रेली के प्रदर्शन से प्रेरित थे। 46 ट्रेम्बले ने कहा कि लुका और अल्बर्टो के बीच का रिश्ता जब लोग इसे देखेंगे तो बहुत सारी यादें वापस लाएगा और मुझे उम्मीद है कि जब लोग इसे देखेंगे तो वे कोविड के बारे में भूल पाएंगे। यह बहुत अच्छा है कि मुझे किसी और के बचपन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे लगता है कि अब कहानी वाकई खास है क्योंकि मेरे लिए मैं वास्तव में कोविड के कारण अपने दोस्तों को नहीं देख पाया हूं और यह फिल्म दोस्ती के बारे में है। इसलिए जब लोग इसे सिनेमाघरों में देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दोस्तों के साथ घूमना और बस मस्ती करना याद रख पाएंगे। 1845 थीम और प्रेरणा। कैसरोसा ने कहा कि यह फिल्म दोस्ती का जश्न है और हमारे युवाओं की गर्मियों के लिए एक प्रेम पत्र। वे प्रारंभिक वर्ष जब आप खुद को खोज रहे होते हैं। 39 जेनोआ में उनके बचपन से प्रेरित है। कैसरोसा ने शीर्षक चरित्र को खुद पर आधारित किया, जबकि अल्बर्टो उनके सबसे अच्छे दोस्त अल्बर्टो सुरेस पर आधारित है, जिन्हें फिल्म समर्पित है और जिन्होंने इतालवी डब में एक मछुआरे की आवाज भी दी है। 31 कैसरोसा ने कहा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अल्बर्टो थोड़ा परेशान करने वाला था, जबकि मैं बहुत डरपोक था और थोड़ा आश्रय वाला जीवन जी रहा था। हम इससे अधिक अलग नहीं हो सकते थे। अल्बर्टो ने मुझे मेरे आराम क्षेत्र से बाहर धकेल दिया और मुझे कई चट्टानों से नीचे धकेल दिया, रूपक रूप से और नहीं। अगर मैंने उनसे अपने सपनों का पीछा करना नहीं सीखा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। यह इस प्रकार की गहरी दोस्ती है जिसके बारे में मैं लुका में बात करना चाहता था और यही इस फिल्म के दिल में है। 39 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 304 समीक्षाओं के आधार पर 91% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.310 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, थोड़ा लेकिन संक्रामक आनंद से भरा हुआ आकर्षक लुका साबित करता है कि पिक्सर सुरक्षित खेल सकता है, जबकि अभी भी सभी उम्र के दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। 74 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 52 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 71 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 75 द रैप के एलोंसो डुराल ने लिखा, लुका मधुर और प्रभावशाली है, जो अजनबियों के बीच गर्मियों में बनने वाले बंधन को दर्शाता है और यह दोस्ती कैसे टिक सकती है, और इसके आकार बदलने वाले नायकों की तरह इसकी सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। 76 हॉलीवुड रिपोर्टर से डेविड रूनी ने कहा कि लुका का असली जादू इसके दृश्य है। समुद्री दुनिया और जमीन दोनों पर चरित्र डिजाइन आकर्षक है और दोनों क्षेत्रों में सेटिंग्स की समृद्धि आनंद का एक निरंतर स्रोत है। शानदार नीले पानी की सतह पर प्रकाश का खेल कई बार लगभग फोटोरियलिस्टिक होता है, जबकि तटरेखा पर चट्टानों पर अपनी नारंगी चमक बिखेरता सूर्यास्त आपको वहां होने के लिए तरसता है। 77 comicbook.com के लिए लिखते हुए चार्ली रिजली ने फिल्म की विशिष्टता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पिक्सर के सामान्य कथात्मक फॉर्मूले और क्लिच से बहुत अलग है, लेकिन यह इसे टॉय स्टोरी और अप जैसी कंपनी की क्लासिक फिल्मों से कमतर नहीं बनाता है। उन्होंने एनिमेशन, इतालवी रिवेरा के डिजाइन, स्कोर और कहानी की भी प्रशंसा की। 78 इसके विपरीत टाइम आउट के लिए लिखते हुए फिल डी सेमलिन ने फिल्म को निराशाजनक करार देते हुए लिखा, आकर्षक लेकिन मामूली,
लुका निश्चित रूप से पिक्सर की सभी सिलेंडरों पर काम नहीं कर रहा है। स्टूडियो की ट्रेडमार्क हिम्मत, पिन शार्प साइट गैग्स और बड़े विचार एक संदिग्ध आने वाली उम्र की कहानी से गायब है, जो किनारों के आसपास थोड़ा नम है। 79 पुरस्कार। लुका 2021 फिल्म को मिली प्रशंसा। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर एनरिको कैसरोसा, एंड्रिया वॉरेन मनोनीत 80। अमेरिकी सिनेमा संपादक पुरस्कार 5 मार्च 2022 सर्वश्रेष्ठ संपादित एनिमेटेड फीचर फिल्म कैथरीन एप्पल, जेसन हुडक मनोनीत 81। 82। एडीजी प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता पुरस्कार 5 मार्च 2022 एनिमेटेड फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता डेनिएला स्ट्रिजलेवा मनोनीत 83। महिला फिल्म पत्रकारों का गठबंधन 25 जनवरी 2022 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म लुका मनोनीत 84। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड महिला एम्मा बर्मन मनोनीत। एनी पुरस्कार 12 मार्च 2022 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर लुका मनोनीत 85। सर्वश्रेष्ठ चरित्र एनिमेशन फीचर तरुण लक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ चरित्र डिजाइन विशेषता डीना मार्सिग्लिसे। लुका और अल्बर्टो एक पुरानी वेस्पा खरीदते हैं, लेकिन अल्बर्टो लुका के लिए ट्रेन टिकट खरीदने के लिए इसे बेच देता है, जिससे वह ग्यूलिया के साथ जेनोआ में स्कूल जा सकता है। लुका का परिवार मासिमो और अल्बर्टो लुका और ग्यूलिया को ट्रेन स्टेशन पर विदा करते हैं, जहां वे सभी संपर्क में रहने का वादा करते हैं। क्रेडिट के दौरान लुका ग्यूलिया की मां से मिलता है और ग्यूलिया के साथ स्कूल जाता है, जबकि मासिमो अल्बर्टो को अपने बेटे के रूप में अपना लेता है। आवाज कास्ट। जैकब ट्रेम्बले ने शीर्षक चरित्र को आवाज दी। जैकब ट्रेम्बले लुका पेगुरो के रूप में एक 13 वर्षीय इतालवी लड़का और अल्बर्टो का सबसे अच्छा दोस्त जो समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में उत्सुक है। 13, 14, 15 वह इतालवी तट के बगल के पानी में एक खेत में रहता है, जहां वह अपने माता पिता के साथ बकरी की मछलियां पालता है। 16 हालांकि उसे अपने पूरे जीवन में चेतावनी दी गई है कि मानव दुनिया एक खतरनाक जगह है, वह अपने शांत खेत के जीवन से परे कुछ करने के लिए तरसता है। इसलिए जब अल्बर्टो उसे पोर्टोरोसो का पता लगाने के लिए ले जाता है, तो उसकी आंखें संभावनाओं की एक पूरी दुनिया के लिए खुल जाती है। 16 वह और अन्य सभी समुद्री राक्षस सूखने पर मानव रूप धारण कर लेते हैं। पेगुरो का मतलब इतालवी में हर्मिट केकरा है। जैक डायलन ग्रेजर अल्बर्टो स्कोरफानो के रूप में एक 14 वर्षीय इतालवी लड़का और लुका का सबसे अच्छा दोस्त जो मानव दुनिया का पता लगाने के लिए उत्साही है। 13, 14 वह एक स्वतंत्र, अभिव्यंजक और मिलनसार लड़का है जो मस्ती करने के बारे में सब कुछ जानता है। 16 अपने मिलनसार और स्वतंत्र स्वभाव के बावजूद वह गुप्त रूप से अकेले रहने से नफरत करता है, क्योंकि यह पता चलता है कि उसके एकमात्र माता पिता ने उसे एक द्वीप टॉवर में छोड़ दिया, जिससे वह अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। स्कोरफानो का मतलब इतालवी में लाल मछली या बिच्छू मछली है। एम्मा बर्मन ग्यूलिया मार्कोवाल्डो के रूप में एक 13 वर्षीय इतालवी लड़की जो पोर्टोरोसो में बहिष्कृत है और लुका और अल्बर्टो से दोस्ती करती है। 13, 14 वह किताबों और सीखने के प्यार के साथ एक मिलनसार और आकर्षक साहसी है। 16 भूमिका की तैयारी के लिए बर्मन ने सैन फ्रांसिस्को में एक स्थानीय इतालवी रेस्तरां में जाकर कुछ शोध किया और वहां काम करने वाले एक इतालवी वेटर से मुलाकात की, जिसने उन्हें कुछ जूम सत्रों के माध्यम से इतालवी बोलना सिखाया। 17 सेवेरियो रायमोंडो एरकोले विस्कोंटी के रूप में एक 18 वर्षीय जो एक कायर बदमाश है। 18 शहर के पोर्टोरोसो कप रेस का एक दोहरा चैंपियन, कई लोगों द्वारा यह इंगित करने के बावजूद कि वह इसके लिए बहुत बूढ़ा है। वह एक वेस्पा मालिक, पोम्पाडोर वाला ढोंगी है जो मानता है कि हर कोई उससे प्यार करता है और उसे सैंडविच खाते हुए देखने का आनंद लेता है। 16 उसके 2 अनुयायी हैं,
सिसियो और गुइडो, जो उसका आदेश मानने के लिए तैयार है। 16 उसे आवाज देते हुए रायमोंडो आंशिक रूप से फैंटोज़जी फिल्म श्रृंखला में लुसियानो कैल्बोनी के रूप में ग्यूसेप अनाट्रेली के प्रदर्शन से प्रेरित थे। 19 रायमोंडो ने फिल्म की इतालवी भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 20-21 माया रूडोल्फ, डेनिला पेगुरो, एक समुद्री राक्षस, लोरेंजो की पत्नी और लुका की मां, जो अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 14-16 मार्को बेरिकेली मैसिमो मार्कोवल्डो के रूप में एक इतालवी मछुआरा, रसोइया और ग्यूलिया का पिता। 14 वह एक प्रभावशाली और टैटू वाला आदमी है जो केवल एक हाथ के साथ पैदा हुआ है। लुका और अल्बर्टो उसके बड़े आकार और चाकू से कौशल से भयभीत होने के बावजूद मैसिमो का दिल नरम है, खासकर अपनी बेटी के लिए। 16 जिम गैफिगन लोरेंजो पेगुरो के रूप में एक समुद्री राक्षस, उगो का भाई, डेनियला का पति और लुका का पिता। 14 एक अच्छे इरादे वाला लेकिन कभी कभी विचलित पिता जो अपने पुरस्कार विजेता केकरो को पालने के बारे में बहुत भावुक है। 16 गैफिगन ने अपने प्रदर्शन को अपने स्वयं के पालन पोषण कौशल पर आधारित किया। 22 पीटर सोहन और लोरेंजो क्रिसिसिस्को और गुइडो के रूप में एरकोले के साथी, मरीना मासिरोनी श्रीमती मार्सिग्लिसे के रूप में एक महिला जो पोर्टोरोसो कप दौड़ और इसकी प्रायोजक चलाती है। 23 मासिरोनी ने फिल्म की इतालवी भाषा की डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 20-21 सैंडी मार्टिन ग्रैंडमा पेगुरो के रूप में एक समुद्री राक्षस जो लुका की दादी है। 24 दादी जानती है कि कुछ नियमों को तोड़ना बड़े होने का एक हिस्सा है और अगर लुका का विद्रोही पक्ष उभर कर सामने आता है तो वह दूसरी तरफ देखने में थोड़ी बहुत खुश होती है। 16 सच्चा बैरन कोहेन उगो पगुरो के रूप में एक एंगलरफिश जैसा समुद्री राक्षस, लुका का चाचा और लोरेंजो का भाई जो समुद्र की गहराई में रहता है और जिसका धर पारदर्शी है। 25 जियाकोमो जियानियोटी और गिनो ला मोनिका ने क्रमशः जियाकोमो और टोमासो की आवाज दी है, जो दो स्थानीय मछुआरे हैं। उन्होंने फिल्म की इतालवी भाषा में डबिंग में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। 24-20 एलिसा गैब्रियल और मिमी मेनार्ड ने कॉन्सेटा और पिनुशिया अरागोस्टा की भूमिका निभाई है, जो दो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके बारे में बाद में पता चलता है कि वे समुद्री राक्षस है। फ्रांसेस्का फेंती ने एक पुलिस अधिकारी की आवाज दी है, जो एरकोले की हरकतों से परेशान हो जाती है। जोनाथन निकोल्स ने स्थानीय पुजारी डॉन यूजेनियो की आवाज दी है। ब्रिटिश संस्करण में गिनो डी कैंपो द्वारा आवाज दी गई। 26 जिम पिर्री ने मिस्टर ब्रांजिनो की आवाज दी है, जो एक समुद्री राक्षस है जो पगुरो परिवार का पड़ोसी है। कैसारोसा ने एक गुस्सैल मछुआरे और एक स्कोपा खिलाड़ी की आवाज दी है। उत्पादन विकास निर्देशक एनरिको कासारोसा ने कहा कि यह फिल्म उनके अपने बचपन से प्रेरित है। 30 जुलाई 2020 को पिक्सर ने लुका नामक एक नई फिल्म की घोषणा की, जो इटली से आने वाली उम्र की कहानी के रूप में है, जिसमें एनरिको कैसारोसा निर्देशन और एंड्रिया वॉरेन निर्माण कर रहे हैं। 27 यह कैसारोसा की फीचर लेंथ डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिन्होंने पहले 2011 अकादमी पुरस्कार नामांकित लघु फिल्म ला लूना का निर्देशन किया था। 28 यह पहली पिक्सर फिल्म है जो कोविड-19 महामारी के कारण कैलिफोर्निया के एमरीविले में पिक्सर कैंपस के बंद होने के कारण लगभग विशेष रूप से क्रू सदस्यों के घरों पर बनाई गई है। 29 हालांकि कैसारोसा ने कहा कि लुका के विकास को पूरा करने में 5 साल लग गए। 30 कैसरोसा ने लुका को एक गहरी व्यक्तिगत कहानी के रूप में वर्णित किया है, जो इटली के जेनोआ में उनके बचपन से प्रेरित है, जिसमें शीर्षक चरित्र खुद पर और अल्बर्टो अपने सबसे अच्छे दोस्त अल्बर्टो सुरेस, जो इतालवी डब संस्करण में एक मछुआरे की आवाज देता है, पर आधारित है। 31-32 कैसरोसा ने कहा है, मेरी गर्मियां समुद्र तटों पर बीतती थीं। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से तब मिला जब मैं 11 साल का था। मैं वास्तव में शर्मीला था
और मुझे एक ऐसा परेशान करने वाला बच्चा मिला जिसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं ऐसी दोस्ती के बारे में एक फिल्म बनाना चाहता था जो आपको बड़ा होने में मदद करे। 1 अप्रैल 2021 को डैन रोमर को फिल्म का संगीतकार बताया गया। 52 रोमर ने फिल्म के लिए स्कोरिंग करते समय 1950 और 1960 के दशक के इतालवी और लोकपॉप संगीत शैली को प्रभावित किया और स्कोर रिकॉर्ड करते समय कई प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। 53 इसे जुलाई 2020 के दौरान रचा गया और मार्च 2021 के मध्य में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के दौरान सख्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया गया। 54 फिल्म में मीना, एडुआर्डो बेनाटो, जियान्नी मोरांडी, रीटा पावोन और क्वार्टेटो सेट्रा के गाने और जियाकोमो पुक्विनी और गियोचिनो रोसिनी के ओपेरा के अंश शामिल है। 56 साउंडट्रैक एल्बम 18 जून 2021 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 56 विपणन मनरोला में कारवागियो ट्रेन पर फिल्म का विज्ञापन। नवंबर 2020 में फिल्म के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट और समुद्री राक्षस लुका की मिट्टी की आकृति को इनसाइड पिक्सर के दूसरे एपिसोड में दिखाया गया था। 38 दिसंबर 2020 में डिज्नी इन्वेस्टर डे पर फिल्म का एक प्रारंभिक लुक दिखाया गया था और क्लिप और कुछ स्क्रीनशॉट बाद में ऑनलाइन लीक हो गए थे। 57 18 जनवरी 2021 को फिल्म की पहली आधिकारिक छवि एम्पायर द्वारा जारी की गई थी। 58 19 जनवरी को इतालवी पत्रिका इल वेनेर्डी डी रिपब्लिका के कवर पर एक प्रचार चित्र जारी किया गया, जिसमें फिल्म के एक सुंदर पृष्ठभूमि में वेस्पा पर लुका, अल्बर्टो और ग्यूलिया को दिखाया गया था। 59 फिल्म पर आधारित पुस्तकों की एक श्रृंखला 14 मई 2021 को प्रकाशित हुई थी। 60 फनको ने फिल्म के पात्रों के आधार पर फनको पॉप्स की एक लाइन का निर्माण किया। 61 मेटल द्वारा एक्शन फिगर्स और टॉय पैक की एक लाइन 1 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। 62 जून 2021 में ट्रेनितालिया ने कारवागियो ट्रेन के लिए अपने लुका थीम वाले लिवरी का अनावरण किया। 63 फिल्म की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए मैकडॉनल्ड्स ने हैप्पी मील की खरीद के साथ 8 बाथटब खिलौनों में से एक को मुफ्त में शामिल करके अपना प्रचार अभियान शुरू किया। 64 फिल्म की रिलीज के एक महीने बाद विश्व बिल्डर वीडियो गेम डिज्नी मैजिक किंगडम्स में सीमित समय के लिए लुका इवेंट शामिल किया गया, जिसमें फिल्म के स्थानों के आधार पर आकर्षण के अलावा लुका, अल्बर्टो, ग्यूलिया, एरकोले और मैकियावेली को खेलने योग्य पात्रों के रूप में शामिल किया गया। 65 थीम पार्क आकर्षण लुका की थीम पर आधारित एक नया भोजन क्षेत्र डिज्नीलैंड पेरिस के फैंटेसीलैंड में पिज्जेरिया बेला नोटे रेस्तरां में खोला गया। लुका और अल्बर्टो पार्कों में मिलनसार पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। 66 मुक्त करना नाट्य और स्ट्रीमिंग लुका का प्रीमियर 13 जून 2021 को इटली के जेनोआ के एक्वेरियम में हुआ था, जिसमें गैरलाभकारी संगठन मेडिसिनेमा द्वारा 3 दिवसीय रन के साथ इंस्टीट्यूटो गियानिना गैसलिनी और लिगुरियन क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के लिए धन जुटाया गया था। 6 यह फिल्म मूल रूप से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 18 जून 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी। 33 हालांकि 23 मार्च 2021 को डिज्नी ने फिल्म की नाटकीय रिलीज को रद्द करने की घोषणा की और इसके बजाय इसे उसी तारीख को कोविड-19 महामारी के जवाब में डिज्नी प्लस पर दुनिया भर में रिलीज किया गया। 67 फिल्म ने जून के 18 से 24, 2021 तक हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में एक सप्ताह का नाट्य प्रदर्शन भी किया। 68 5 दिसंबर 2023 को यह घोषणा की गई कि लुका, साथ ही सोल 2020 और टर्निंग रेड 2022, 2024 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएंगी। लुका को 22 मार्च 2024 को रिलीज किया जाएगा, साथ ही शॉर्ट फिल्म फॉर द बर्ड्स भी रिलीज की जाएगी। 69 डी होम मीडिया 1 जुलाई 2021 को एक घोषणा के बाद
वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने 3 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 23 अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में लुका को अल्ट्रा एचडी ब्लूरे, डीवीडी और डिजिटल पर रिलीज किया। 70 स्वागत दर्शकों की संख्या। नीलसन रेटिंग्स के अनुसार अपने शुरुआती सप्ताहांत के बाद लुका ने स्ट्रीमिंग पर अपने पहले दिनों में 1.573 बिलियन मिनट के व्यूइंग टाइम के साथ सभी ओरिजिनल मूवीज में शीर्ष स्थान हासिल किया। 71 नीलसन ने बताया कि मूवी ने जून के 14 से 20 के सप्ताह के लिए साप्ताहिक स्ट्रीमिंग टॉप 10 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया और नेटफ्लिक्स पर टीवी सीरीज मैनिफेस्ट के बाद समग्र स्ट्रीमिंग रैंकिंग में नंबर 2 पर रही। 71 फिल्म ने बाद के हफ्तों में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई के 21 से 27 के बीच 1.15 बिलियन मिनट दर्शकों की संख्या दर्ज की, लगभग 1.2 मिलियन कुल घड़ियों के बराबर। द टुमारो वॉर के बाद किसी ओरिजिनल फिल्म के लिए दूसरी सबसे अधिक। 72 लुका 2021 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्ट्रीमिंग फिल्म थी, जिसे 10.6 बिलियन मिनट से अधिक देखा गया। 9 बॉक्स ऑफिस। दिसंबर 2021 तक फिल्म ने दुनिया भर में 51.1 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसके सबसे बड़े बाजार चीन $14 मिलियन, रूस $8.2 मिलियन, पोलैंड $3.6 मिलियन, हांगकांग $3.6 मिलियन, दक्षिण कोरिया $3 मिलियन, संयुक्त अरब अमीरात $2.1 मिलियन और रोमानिया $1.2 मिलियन। इसकी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज में एक और संयुक्त राज्य अमेरिका $1.3 मिलियन, मैक्सिको $3,07,884, ऑस्ट्रेलिया $63,292 और स्पेन $34,474 2024 की पुनः रिलीज में है। 73 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जैक डायलन ग्रेजर, जन्म 3 सितंबर 2003, 1-2-3, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें अ हॉरर फिल्म इट 2017 और इसके 2019 सीक्वल में एडी कैस्परब्रैक, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म शाजम 2019 और इसके 2023 सीक्वल में फ्रेडी फ्रीमैन और पिक्सर एनिमेटेड फिल्म लुका 2021 में अल्बर्टो स्कोरफानो को आवाज देने के लिए जाना जाता है। हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें 2018 में 18 वर्ष से कम आयु के शीर्ष 30 सितारों में से एक नामित किया। 5 जीवन और कैरियर। 2019 वंडरकॉन में ग्रेजर का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे एंजेला लेफेवर और अभिनेता गेविन ग्रेजर के बेटे हैं। 6-7 उनके पैतृक चाचा निर्माता ब्रायन ग्रेजर है। 8-9 ग्रेजर पैसिफिक पैलिसेड्स में एडरले स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 छात्रों के लिए सालाना छात्रवृत्ति प्रायोजित करते हैं, जहां वे पूर्व छात्र हैं। 10 उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में अतिथि भूमिकाएं निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ग्रेजर ने स्टीफन किंग के उपन्यास इट के रूपांतरण में अपनी ब्रेकथ्रू भूमिका निभाई। अलौकिक हॉरर फिल्मों इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019 में एडी कास्परब्रैक की भूमिका निभाई। उन्होंने सीबीएस श्रृंखला मी, माई सेल्फ एंड आई में भी अभिनय किया। ग्रेजर ने 2019 डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म शाजम में फ्रेडी फ्रीमैन का किरदार निभाया था और बाद में 2023 की अगली कड़ी शाजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में अपनी भूमिका को दोहराया। ग्रेजर ने लुका ग्वाडाग्निनो की आने वाली उम्र की ड्रामा टेलीविजन सीरीज वी आर हू वी आर 2020 और थ्रिलर फिल्म डोंट टेल ए सोल 2020 में मुख्य भूमिकाएं निभाई। वह 2022 डीसी कॉमिक्स की एनिमेटेड फिल्म बैटमैन एंड सुपरमैन बैटल ऑफ द सुपर सन्स में सुपरमैन जोनाथन केंट के बेटे के रूप में भी दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। जुलाई 2021 में ग्रेजर एक इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम के दौरान उभयलिंगी के रूप में सामने आए और वे को अपने सर्वनाम के रूप में घोषित किया। 4-11 फिल्मोग्राफी। 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ग्रेजर पतली परत
वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015 हैलोवीन की कहानियां यंग जॉय स्ट्रेंजर खंड द वीक एंड द विक्ड संकलन फिल्म 8 2017 यह एडी कास्पब्रैक 8 तराजू जलपरिया असली है एडम विल्स 8 2018 सुंदर लड़का 12 वर्षीय निक शेफ 12 2019 यह अध्याय 2 युवा एडी कास्पब्रैक 12 शाहजम फ्रेडी फ्रीमैन 13 2020 किसी को मत बताओ जॉय चैम्बलिस 14 2021 लुका अल्बर्टो स्कोरफानो आवाज की भूमिका 15 चियाओ अल्बर्टो स्कोरफानो आवाज की भूमिका एनिमेटेड लघु फिल्म 16 रॉन गलत हो गया बार्नी आवाज की भूमिका 17 2022 बैटमैन और सुपरमैन सुपर सन्स की लड़ाई सुपरबॉय बटा जोनाथन केंट डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म आवाज की भूमिका जैकब ट्रेम्बले बटा TRMBLE बटा ट्राम ब्ले जन्म 5 अक्टूबर 2006 एक कनाडाई अभिनेता है। उन्हें रूम 2015 में कैद में पैदा हुए एक बच्चे की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड जीता और सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए सबसे कम उम्र के नामांकित व्यक्ति बने। ट्रेम्बले ने बाद में ड्रामा वंडर 2017 में ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे और कॉमेडी गुड बॉयज 2019 में एक भोले भाले छठी कक्षा के छात्र की भूमिका निभाई। उसके बाद से उन्होंने हार्ले क्विन 2019 में डेमियन वेन रॉबिन लुका 2021 में शीर्षक चरित्र और द लिटिल मरमेड 2023 में फ्लॉन्डर के रूप में आवाज वाली भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन 3 बच्चों में मछले ट्रेम्बले का जन्म 5 अक्टूबर 2006 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। 2-3 उनके पिता एक पुलिस जासूस है। ट्रेम्बले की बहनें अभिनेत्री एरिका और एम्मा ट्रेम्बले है। 4 आजीविका ट्रेम्बले ने टेलीविजन भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने 2013 में रिलीज हुई द स्मर्फ्स 2-5 से अपनी फिल्मी शुरुआत की। 6 ट्रेम्बले ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म रूम में जैक न्यूजोम का किरदार निभाया, जिसमें ब्री लार्सन के साथ सहकलाकार थे। 7 लेनी अब्राहमसन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का प्रीमियर 4 सितंबर 2015 को टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 8 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2015 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। वह उस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता और सभी श्रेणियों में दूसरे सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए। उद्धरण वांछित 2016 में ट्रेम्बले ने कॉमेडी फिल्म डोनाल्ड ट्रंप की द आर्ट ऑफ द डील द मूवी में सहायक भूमिका निभाई और फॉक्स की पोस्ट-एपोकेलिक कॉमेडी सीरीज द लास्ट मैन ऑन अर्थ में मुख्य किरदार फिल मिलर के युवा संस्करण के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 9 उसी वर्ष उन्होंने केट बोसवर्थ और थॉमस जेन के साथ हॉरर फिल्म बिफोर आई वेक में अभिनय किया। 10 और नाओमी वाट्स के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शट इन में सहायक भूमिका निभाई और ओलिवर प्लैट की सहअभिनीत 11 और फारेन ब्लैकबर्न द्वारा निर्देशित 12 उन्होंने वेरा फार्मिगा और मार्टन सोकास के साथ एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा बर्न योर मैप्स में वेसफर्थ का किरदार भी निभाया। 13 2017 में ट्रेम्बले ने निर्देशक कॉलिन ट्रेवोर की ड्रामा फिल्म द बुक ऑफ हेनरी में पीटर कारपेंटर की भूमिका निभाई, जिसमें नाओमी वॉट्स और मैडी जिगलर के साथ सहकलाकार थे। 14 उन्होंने आरजे पलासियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित वंडर में ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे ऑगस्ट पुलमैन की भूमिका भी निभाई। बाद की फिल्म उनकी सबसे सफल साबित हुई, जिसने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले $285 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15-16 2019 में ट्रेम्बले ने ब्रैडी नून और कीथ एल विलियम्स के साथ सहअभिनीत आर-रेटेड कॉमेडी गुड बॉयज को शीर्षक देकर अपनी कॉमेडी की शुरुआत की।
गुड बॉयज ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $21 मिलियन कमाए। ट्रेम्बले ने 2019 में आई द शाइनिंग की अगली कड़ी डॉक्टर स्लिप में अपने कैमियो प्रदर्शन से अपने साथी कलाकारों को आंसुओं में डुबो दिया। 17 एक अपहृत लड़के के रूप में जिसे एक दृश्य में मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बारे में निर्देशक माइक फ्लैगन को शुरू में डर था कि इसे अंतिम कट में शामिल करना बहुत दर्दनाक होगा। 18 प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए फ्लैगन ने कहा, वह मेरे पूरे जीवन में अब तक के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक है। 19 जुलाई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि वह रॉब मार्शल द्वारा निर्देशित डिज्नी की द लिटिल मरमेड के लाइव एक्शन रूपांतरण में फ्लाउंडर को आवाज देंगे। 20-21 ट्रेम्बले ने डीसी यूनिवर्स एडल्ट एनिमेशन सीरीज हार्ले क्विन में रॉबिन को आवाज दी। 22-16 अक्टूबर 2020 को उन्हें रिकॉर्ड निर्माता बेनी ब्लैंको के साथ जस्टिन बीबर के ट्रैक लोनली के वीडियो में दिखाया गया था। 23 ट्रेम्बले ने पिक्सर फिल्म लुका में शीर्षक पात्र की आवाज प्रदान की। व्यक्तिगत जीवन। ट्रेम्बले अपने परिवार के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली में रहते हैं। 24 स्टार वार्स फ्रेंचाइजी के एक प्रशंसक, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम डेजी रिडले के चरित्र रे के नाम पर रखा। 25 88वें अकादमी पुरस्कार समारोह में C3PO, R2D2 और BB-8 के पात्रों की उपस्थिति पर उनका उत्साह शाम का मुख्य आकर्षण माना गया। 26, 27, 28 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 द स्मर्फ्स 2 ब्लू विंसलो। जादुई फेरेट सैम लघु फिल्म। 2014 अलौकिक मैटी अमान्य। 2015 गॉड का भाई यंग गॉड लघु फिल्म। कमरा जैक न्यूसम। एम्मा जे. बर्मन, जन्म 2008 या 2009, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें पिक्सर की एनिमेटेड फीचर फिल्म लुका में ग्यूलिया मार्कोवाल्डो की आवाज देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने डिज्नी जूनियर टेलीविजन सीरीज सुपरकिटीज में गिन्नी और डिज्नी जूनियर टेलीविजन सीरीज स्टार वार्स यंग जेडी एडवेंचर्स में नैश डुरंगो की आवाज भी दी। प्रारंभिक जीवन। बर्मन का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में रूसी आप्रवासी यहूदी माता-पिता के यहाँ हुआ था। 2 आजीविका। बर्मन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में बे एरिया चिल्ड्रंस थिएटर और 42वें स्ट्रीट मून के साथ स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय करके की। 3 उन्होंने लीपफ्रॉग के 6 खिलौनों के लिए आवाज भी दी। उन्होंने बच्चों के शो एबी हैचर में 2019 के एपिसोड कजिन फ्लुक्टिल्डा में फ्लुक्टिल्डा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2021 में बर्मन गो के 3 एपिसोड में दिखाई दिए। कोरी कार्सन ने विनीफ्रेड विंक्स के रूप में और डिज्नी पिक्सर के लुका में ग्यूलिया मार्कोवाल्डो के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई। 4-5 2023 में उन्हें डिज्नी जूनियर टीवी शो सुपरकिटीज में गिन्नी और स्टार वार्स यंग जेडी एडवेंचर्स में नैश डुरंगो के रूप में 2 आवाज भूमिकाओं में लिया गया था। 2024 में उन्होंने 2024 के एपिसोड नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट मीट स्क्विरल गर्ल में स्क्विरल गर्ल की आवाज के रूप में स्पाइडी एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स में अतिथि भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2021 लुका ग्यूलिया मार्कोवाल्डो। आवाज जाओ कोरी कार्सन। क्रिसी ने गाड़ी संभाली विनीफ्रेड विंक्स। आवाज टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2019 एबी हैचर फ्लुक्टिल्डा। आवाज एपिसोड कजिन फ्लुक्टिल्डा। 2021 जाओ कोरी कार्सन विनीफ्रेड विंक्स। आवाज 3 एपिसोड। 2023 वर्तमान सुपरकिटीज गिन्नी। आवाज मुख्य भूमिका। स्टार वार्स यंग जेडी एडवेंचर्स नैश डुरंगो। आवाज 2024 स्पाइडी और उसके अद्भुत दोस्त किलहरी लड़की। आवाज 2 एपिसोड। संदर्भ। वह कई अन्य टेलीविजन शो में दिखाई दी है,
जिनमें CBS मेडिकल ड्रामा सीरीज सिटी ऑफ एंजेल्स और शिकागो होप शामिल है। उन्होंने गट्टाका 1997, एज गुड एज इट गेट्स 1997, चक एंड बक 2000, डुएट्स 2000, डुप्लेक्स 2003 और 50 फर्स्ट डेट्स 2004 में छोटे छोटे किरदार निभाए थे। वह डुएट्स की संगीत पर्यवेक्षक भी थीं। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 2006 में ए प्रेरी होम कंपेनियन में आई थी। इससे पहले उन्होंने 2005 में माइक जज की साइंस फिक्शन कॉमेडी इडियोक्रेसी में ल्यूक विल्सन के साथ सह अभिनय किया था। हालांकि उस फिल्म को सितंबर 2006 तक रोक दिया गया था और उसके बाद केवल सीमित रिलीज दी गई थी। उन्होंने ड्रीमवर्क्स की एनिमेटेड फिल्म श्रेक द थर्ड रूडोल्फ ने NBC के कैथ एंड किम में एथेना स्कूबरमन के चरित्र की अतिथि भूमिका निभाई और द ऑफिस स्टार जॉन क्रॉसिंस्की के साथ फिल्म अवे वी गो में अभिनय किया। 2010 में वह एडम सैंडलर अभिनीत ग्रोन अप्स में दिखाई दी, जहां उन्होंने क्रिस रॉक के चरित्र की पत्नी की भूमिका निभाई और 2013 की अगली कड़ी ग्रोन अप्स 2 के लिए लौटीं। 2011 में वह सैटरडे नाइट लाइव सहयोगी क्रिस्टन वीक के साथ ब्राइडसमेड्स में दिखाई दीं और 2013 में उन्होंने सैम रॉकवेल के चरित्र की प्रेमिका के रूप में द वे बैक में सहायक भूमिका निभाई। 2011 से 2012 तक उन्होंने क्रिस्टीना एप्पलगेट और विल अर्नेट के साथ NBC सिटकॉम अप ऑल नाइट में सहाभिनय किया। 2013 में उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म टर्बो में बर्न की आवाज दी। रूडोल्फ का शीर्षक विविधता शो टेलीविजन पायलट 19 मई 2014 को प्रसारित हुआ। इसके अलावा 2014 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द नट जॉब में प्रीशियस की आवाज दी। साथ ही 2017 की सीक्वल द नट जॉब 2 नटी बाय नेचर में भी और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म बिग हीरो 6 में आंटी कैस की आवाज दी। बाद में यह घोषणा की गई कि वह मार्टिन शॉर्ट के साथ NBC किस्म की श्रृंखला माया एंड मार्टी में अभिनय करेंगी। 20 जो 31 मई 2016 को शुरू हुई। उनकी अगली श्रृंखला फॉरएवर का प्रीमियर 14 सितंबर 2018 को अमेजन वीडियो पर हुआ। 21 एक आवाज अभिनेत्री के रूप में उन्होंने द एंग्री बर्ड्स मूवी 2016 और द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 2019 में मटिल्डा की आवाज दी। एनिमेटेड द इमोजी मूवी 2017 में स्माइलर की आवाज दी और 2017 में प्रीमियर हुई नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड श्रृंखला बिग माउथ में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 2018 में उन्होंने रूबी ट्यूजरे और सेवेंथ जेनरेशन के विज्ञापनों में काम किया। 2019 में वह द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट में मां के रूप में दिखाई दी। 2021 में उन्होंने सोनी पिक्चर्स की द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स में 2 बच्चों की मां लिंडा मिशेल और पिक्सर की फिल्म लुका में डेनिएला पेगुरो की आवाज दी। 22 जुलाई 2022 में वह एप्पल TV प्लस सीरीज लूट की स्टार के रूप में दिखाई दी। 2022 में रूडोल्फ ने 2007 की डिज्नी फिल्म एन्चांटेड की अगली कड़ी डिसेंचेंटेड की मुख्य प्रतिपक्षी मालवीना मुनरो का किरदार निभाया। 23 रूडोल्फ की नताशा लियोन के साथ एनिमल पिक्चर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने रशियन डॉल, पोकर फेस, लूट और द सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल इन द गैलेक्सी का निर्माण किया है। 24 3 अक्टूबर 2023 तक रूडोल्फ कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से निर्माण करने के लिए एनिमल पिक्चर्स से सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। 25 जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि रूडोल्फ M&M के प्रवक्ता होंगे, जब मालिक मार्स इनकॉर्पोरेटेड ने लिंक के चित्रण के लिए आलोचना के मद्देनजर अपने स्पोकस कैंडीज को वापस ले लिया था। 26 हालांकि कुछ दिनों बाद मार्स ने पुष्टि की कि उनके स्पोकस कैंडीज उनके सुपर बाउल विज्ञापन में वापस आएंगे। संगीत सैटरडे नाइट लाइव में शामिल होने से पहले रूडोल्फ 1995 से 1999 तक एक बैकिंग सिंगर थीं। 27 और कुछ समय के लिए बैंड द रेंटल्स में कीबोर्डिस्ट रहीं, जिसके साथ उन्होंने दौरा किया। 11 वह वेटिंग और प्लीज लेट दैट बी यू गानों के लिए म्यूजिक वीडियो में दिखाई देती है। 2004 में उन्होंने रेंटल्स के फ्रंटमैन मैट शार्प के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड किया,
जिसमें टेगन और सारा के नॉट टुनाइट का कवर शामिल था। उन्होंने ट्रायम्फ द इंसल्ट कॉमिक डॉग रॉबर्ट्स मिगेल के साथ उनके एल्बम कम पूप विद मी में टुगेदर इन पूपिंग और लिटिल राउंड वॉर्म का प्रदर्शन किया। वह अपनी दोस्त ग्रेचेन लिबर्म के साथ प्रिंसेस नामक प्रिंस कवर बैंड में है। 28 व्यक्तिगत जीवन। रूडोल्फ 2001 से फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन के साथ रिश्ते में है। 29 वे अपने 4 बच्चों के साथ सैन फर्नांडो घाटी में रहते हैं। माया रूडोल्फ, जन्म 27 जुलाई 1972, एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार है। 2000 से 2007 तक वह एनबीसी स्केच कॉमेडी शो सैटरडे नाइट लाइव (एसएनएल) की एक कलाकार थीं। शो में अपने कार्यकाल के दौरान वह 50 फर्स्ट डेट्स 2004, ए प्रेरी होम कंपेनियन 2006 और इडियोक्रेसी 2006 फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी। एसएनएल छोड़ने के बाद रूडोल्फ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें ग्रोन अप्स 2010, ब्राइडसमेड्स 2011, इनहेरेंट वाइस 2014, सिस्टर्स 2015, लाइफ ऑफ द पार्टी 2018 और डिसेंचेंटेड 2022 शामिल है। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों श्रेक द थर्ड 2007, टर्बो 2013, बिग हीरो 6 2014, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2016, द इमोजी मूवी 2017 और लुका 2021 में आवाज अभिनय की भूमिकाएं भी प्रदान की। रूडोल्फ ने एनबीसी सिटकॉम अप ऑल नाइट 2011 से 2012 में अभिनय किया और विभिन्न शो माया एंड मार्टी 2016 की सहमेजबानी की। 2022 में उन्होंने कॉमेडी सीरीज लूट में अभिनय करना शुरू किया, साथ ही एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 2017 से रूडोल्फ ने एनिमेटेड सिटकॉम बिग माउथ के लिए विभिन्न पात्रों को आवाज दी है, जिसमें कोनी द हार्मोन मॉन्स्ट्रेस भी शामिल है, जिसने उन्हें 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते हैं। एसएनएल पर राजनीतिज्ञ कमला हैरिस के चित्रण के लिए रूडोल्फ ने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। कॉमेडी सीरीज द गुड प्लेस 2018 से 2020 में जज की भूमिका निभाने के लिए उन्हें 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले। 2024 में टाइम ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2 वह दिवंगत गायिका मिनी रिपर्टन 1947 से 1979 और संगीतकार रिचर्ड रूडोल्फ की बेटी है। प्रारंभिक जीवन। रूडोल्फ का जन्म 27 जुलाई 1972 को फ्लोरिडा के गेंसविले में हुआ था। 3 उनके पिता गायक मिनी रिपर्टन 1947 से 1979 और संगीतकार रिचर्ड रूडोल्फ थे। 4-5 उनकी मां अफ्रीकी अमेरिकी थीं और उनके पिता यहूदी है। उनके दादा सिडनी रूडोल्फ थे, जो एक परोपकारी व्यक्ति थे, जो कभी फ्लोरिडा के मियामीडेड काउंटी में वेंडी और रूडी के सभी रेस्तरां के मालिक थे। 6 उनके परदादा का जन्म लिथुआनिया के विनियस में हुआ था। उन्होंने अपना उपनाम रुदाशेव्स्की से बदलकर रूडोल्फ कर लिया था और वे पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के स्क्विरल हिल पड़ोस में एक रूढ़िवादी यहूदी आराधनालय कांग्रेगेशन बेथ शालोम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 7 रूडोल्फ की गॉडमदर R&B गायिका टीना मैरी 1956 से 2010 थीं। 8 PBS के फाइंडिंग योर रूट्स के एक एपिसोड में रूडोल्फ को पता चला कि उसके नाना नानी जेम्स ग्रिग्सबी थे, जो केंटकी के लिंकन काउंटी में गुलामी में पैदा हुए थे। ग्रिग्सबी को अपने मालिक जॉन वॉरेन ग्रिग्सबी की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा द्वारा दी गई वित्तीय क्षतिपूर्ति और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था, और उसने 1830 के दशक में मालिक के पोते को अदालत में चुनौती दी थी। 9-10 रूडोल्फ के माता-पिता लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया चले गए जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे, और रूडोल्फ मुख्य रूप से वेस्टवुड पड़ोस में बड़ा हुआ। 11 लविन यू गीत के अंत के पास रिपर्टन माया दोहराती है, जैसा कि द मिडनाइट स्पेशल पर उसके प्रदर्शन में सुना जा सकता है। 12 रिपर्टन की मृत्यु स्तन कैंसर से 12 जुलाई
1979 को 31 वर्ष की आयु में माया के 7वें जन्मदिन से 2 सप्ताह पहले हुई थी। 11/1990 में रूडोल्फ ने सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में क्रॉसरोड स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उसकी मित्रता स्कूल के साथी ग्वेनेथ पाल्ट्रो और जैक ब्लैक से हुई। 13 वह पोर्टर कॉलेज में रहते हुए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज में गई। आजीविका। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें: माया रूडोल्फ, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। जनवरी 2015। जानें कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। टेलीविजन और फिल्म। रूडोल्फ इम्प्रोव ट्रूप द ग्राउंडलिंग्स में थीं, जहां उनकी मुलाकात सैटरडे नाइट लाइव के भावी कलाकार विल फोर्ट से हुई। वह 1999 से 2000 सीजन के अंतिम 3 एपिसोड के लिए एक फीचर्ड खिलाड़ी के रूप में सैटरडे नाइट लाइव के कलाकारों में शामिल हुई और 2007 तक रहीं। 11, 15, 16 उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई कैमियो भूमिकाएं निभाई है। 45वें सीजन के प्रीमियर के बाद से उन्होंने कभी कभी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का किरदार निभाया है, एक ऐसा प्रदर्शन जिसे हैरिस ने स्वीकार किया है। 17 हैरिस के 2024 के संभावित डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद रूडोल्फ ने 2024 के चुनाव तक एसएनएल पर हैरिस की भूमिका निभाने पर सहमति जताई। उनकी भूमिका को समायोजित करने के लिए उनके शो लूट के सीजन 3 का प्री प्रोडक्शन स्थगित कर दिया गया है। 18 दोस्तों ये वर्ल्ड डिज्नी मोशन स्टूडियो की एक बेहतरीन मूवी है जो कि हमें देखने को मिली थी। इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 95 मिनट है। बाकी इस मूवी का बजट अभी तक रिवील नहीं किया गया है और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था वो 51.1 मिलियन का था, जो कि बहुत कम था और मूवी की कंपैरिजन में। बाकी बजट इसका बताया नहीं गया है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये प्रेजेंट टाइम पर OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है और 5 अप्रैल 2024 को इसे यूनाइटेड किंगडम में भी रिलीज़ कर दिया गया था। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पर एक तरह से डिज्नी के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हो। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।